नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी की तैयारी अब पूरी हो गई होगी, तो आप इस टेस्ट सीरीज में जरूर बताएंगे कि आपने कितने सही किए हैं। अब आपको बता दें, यदि आपने यहां पर अब तक तैयारी पूरी कर ली है तो एक बार जो है आपको बता देते हैं, यहां से सारे टेस्ट सीरीज लेकर के पढ़ना नहीं भूलेंगे। यानी आपको इतिहास है, ज्योग्राफी है और पॉलिटिकल, ये तीनों का नोट्स यहाँ पर बहुत ही सफिशिएंट रूप से बना हुआ है, जो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी का भी नोट्स बन के तैयार है। तो आप सभी यहाँ से अंतिम समय तक भी जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको मेगा सीरीज मेगा ऑफर के अंतर्गत आपको देखिए यहाँ पर 30 रुपए में नोट्स मिल रहे हैं। कितने में मिल रहे हैं? एक नोट्स की कीमत मात्र 30 रुपए में है। तो 30 रुपए में यहाँ से नोट्स लेकर के आप सभी जरूर पढ़ लेंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे रीजनिंग हो। तो उसको देखना नहीं भूलें, क्योंकि किताब का बना हुआ है। और यहाँ से आपको हम बता देते हैं 10 से 15 प्रश्न आपके भिड़ने वाले हैं। और ये 10-15 प्रश्न जो है आपके लिए रामबाण काम करेगा। तो अभी के अभी देखिए, मोबाइल नंबर देखने के बाद आप यहाँ से जरूर परचेज करके ही देख लेंगे और पढ़ लेंगे, तभी परीक्षा देने जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको अंतिम तक देखना आप नहीं भूलेंगे, लास्ट तक जरूर देखेंगे। और कितना बना पाए देखने के बाद जरूर कमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन दहनशील पदार्थ है? आपको बताना है कि इसमें जो है कौन दहनशील पदार्थ है। तो दहनशील पदार्थ का मतलब जिसका दहन हो जाए, जिसमें आग पकड़ ले और वह पूरी जल जाए, तो उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन दहनशील पदार्थ है आपको बताना है। लकड़ी, डीजल, पेट्रोल या सभी। तो देखिए, लकड़ी भी ऐसा पदार्थ है जिसको यहाँ जलाने के बाद वो पूरी जल सकता है। डीजल भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। यानी ये सभी दहनशील पदार्थ है, ये सभी जलने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब आपको बताना है कि जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। दहनशील, अदहनशील, ज्वाला पदार्थ या कोई नहीं। ठीक है, तो जिन पदार्थ का दहन नहीं होता है, दहन क्या होता है? नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अदहनशील। क्या कहते हैं उसको? अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो जो पदार्थ नहीं जलते हैं उसको अदहनशील पदार्थ के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें कौन अदहनशील पदार्थ? आपको बताना है कि इसमें कौन जो है अदहनशील पदार्थ है। लोहा, पत्थर, कांच या सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए सभी होगा। यानी लोहा भी नहीं जलता है, पत्थर भी नहीं जलता और कांच भी नहीं जलाया जा सकता, इसलिए ये सभी अदहनशील पदार्थ हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कहलाता है, उससे क्या कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? दहन ताप, तीव्र ताप, ज्वलन ताप या सभी। ठीक है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ज्वलन ताप के नाम से जानते हैं, या उसी को प्रज्वलन ताप भी हम लोग कहते हैं। बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत बार ये प्रश्न आता है कि यदि बिजली में आग लग गया हो, बिजली के उपकरण, पेट्रोल में, ज्वलनशील पदार्थ में यदि आग लग गया हो, तो उसको बुझाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन का, सी का मतलब कार्बन, ओ का मतलब ऑक्सीजन और CO2 मैंने कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो बिजली के उपकरण और पेट्रोल, डीजल जैसे में यदि आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए हम लोग CO2 गैस का ही उपयोग करते हैं। बहुत बारे प्रश्न पूछा गया है। सोडा अम्ल को क्या कहा जाता है? सोडा अम्ल को क्या कहा जाता है? अग्निशामक, दहनशील, अदहनशील या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सोडा अम्ल को जो होता है अग्निशामक के नाम से भी जाना जाता है। जो अग्निशामक बने हुए रहते हैं उसमें सोडा अम्ल घुला रहता है पानी के साथ, तो सोडा अम्ल को अग्निशामक भी हम लोग कहते हैं। किसी ईंधन के 1 केजी किसी ईंधन के 1 केजी के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा ऊर्जा जितनी प्राप्त होती है उससे ईंधन का क्या कहते हैं? कैलोरी मान, उष्मीय मान, ईंधन मान या कोई नहीं। ठीक है, तो उससे ईंधन का हम लोग उष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे ईंधन का उष्मीय मान कहा जाता है। ईंधन के उष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कौन है? हाइड्रोजन, डीजल, पेट्रोल या किरोसिन। तो ईंधन के उष्मीय मान के आधार पर अगर सबसे अच्छा ईंधन माना जाए तो वो देखिए माना जाता है हाइड्रोजन का। क्या माना जाता है? हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन के रूप में माना जाता है।
अगला, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानते होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? वायुमंडल में CO2 का बढ़ जाना, वायुमंडल में H2O का बढ़ जाना, वायुमंडल में N2O का बढ़ जाना, वायुमंडल में CFC का बढ़ जाना। ठीक है, तो वायुमंडल में CO2 का जो है बढ़ जाना, ये जो है सबसे अच्छा काम है। ठीक है, ये जो है आपका सबसे अच्छा काम है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की जब मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें अचानक क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाता है। तो वायुमंडल में अचानक तापमान में जो वृद्धि होता है उसी को देखिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? kg, किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्षा जल का अम्ल के साथ पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है? वर्षा का जो जल है वो अम्ल के साथ यदि पृथ्वी पर गिरता है तो क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा, सोहनीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा, या कोई नहीं। ठीक है, तो वर्षा जल का अम्ल के साथ पृथ्वी पर जो गिरना होता है वो आपको देखिए कहलाता है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाता है आपका? अम्लीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाते हैं? अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाते हैं? मिट्टी को, फसल को, जलीय जीव जंतु को, या ऐतिहासिक भवन या स्मारक को। तो देखिए, जो अम्लीय वर्षा होती है वो मिट्टी को भी प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है वहाँ की मिट्टी जो होती है वो वहाँ पर क्या होता है, तो अनउपजाऊ हो जाती है। ठीक है, वो अम्लीय हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर उपजाऊ वो मिट्टी नहीं रह जाती है, वहाँ पर फसल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, फसल, यदि फसल लगा हुआ हो, यदि फसल पहले से लगा हुआ है और अगर वहाँ अम्लीय वर्षा हो जाती है तो वहाँ के फसल जितने होंगे वो सब जल जाते हैं, या उसके जो डंठल ये सब है वो सड़ गल जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम फसल को भी नुकसान पहुंचाता है अम्लीय वर्षा। अगला देखिए, जलीय जीव जंतु। जलीय जीव जंतु, तो अम्लीय वर्षा जलीय जीव जंतु को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? तो अगर जिस स्थान पर अम्लीय वर्षा हो जाएगी, आपको बताते हैं। ठीक है, तो उसमें जल में रहने वाले कौन कौन है? तो ज्यादा करके हम लोग देखते हैं मेढक रहते हैं, और ज्यादा करके देखते हैं मछली रहते हैं। तो ये मेढक और मछली, अगर अम्लीय वर्षा 5.3 से कम हो गई तो वहां पर जो जल में मेढक और मछली होंगे वो सभी के सभी मृत हो जाएंगे। सभी के सभी क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इससे क्या हो गया? जलीय जीव जंतु को भी नुकसान पहुंचा। चलिए, अगला है ऐतिहासिक भवन और स्मारक। क्या है? ऐतिहासिक भवन और स्मारक। देखिए, जहां पर ऐतिहासिक भवन स्मारक है, जो कि यहाँ पर आपको बने हुए संगमरमर के, किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। अगर उस जगह पर अम्लीय वर्षा हो गया तो जो संगमरमर जो सफेद है ये धूमिल पड़ जाता है, ये पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला, धूमिल हो जाता है, उसका कलर चला जाता है। कब? जब अम्लीय वर्षा होता है तब। तो अम्लीय वर्षा से पूछ रहा था, अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाते हैं? तो मिट्टी को भी पहुंचाते हैं, फसल को भी पहुंचाते हैं, जलीय जीव जंतु को भी पहुंचाते हैं, ऐतिहासिक भवन और स्मारक को भी पहुंचाते हैं। देखिए, इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर ई दिया हुआ है, सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को हर बार होता है। ठीक है, इसमें कौन विषैली गैस है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा गैस है जो विषैला है? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे विषैली गैस की अगर बात कहा जाए तो वो हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यह ईंधन का अपूर्ण दहन, मतलब जो ईंधन पूरा नहीं जल पाता है, तो अपूर्ण दहन जब होता रहता है तो वहां पर यह CO गैस निकलता है, जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। तो यही गैस जो होता है सबसे विषैला गैस आपको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है, क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका बल कहलाता है, कार्य कहलाता है, शक्ति कहलाता है, या ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है वह भौतिक कारक कौन है? तो आप लोग सुने होंगे बल ना, ये बल जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स, बल। बल को एफ से सूचित करते हैं। तो बल क्या है? जैसे ये कोई वस्तु है, अगर इस पर हम क्या करें, बल लगाएं, तो ये क्या हो जाएगा? या तो एक बड़ा पत्थर होगा तो या तो ये घसक जाएगा, या घसकाने की इसकी हम लोग क्या करेंगे? चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो वह भौतिक कारक क्या है जो किसी वस्तु की इस अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है, लाने की चेष्टा करता है? तो वह बल ही है। वह कौन है? बल है, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाना चाहता है या लाने की चेष्टा करता है, उसको हम लोग बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है? जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद किस बल का उदाहरण है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, या कोई नहीं। ठीक है, तो जैसे एक गेंदा है,
इसको हमने जमीन पर लुढ़का दिया तो लुढ़कते लुढ़कते ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो यह किस बल के कारण गेंद जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो देखिए जमीन की सतह पर कोई भी व्यक्ति तभी चल पाता है जब वहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा हो। क्या कार्य कर रहा हो? घर्षण बल। आप भी चल रहे हैं तो घर्षण बल कार्य कर रहा है तब चल पा रहे हैं, तो आदमी क्या होता है? फिसल जाता है, गिर जाता है। अगर जमीन पर घर्षण बल कार्य नहीं करे तो कोई भी चीज़ को चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर गेंद लुढ़क रहा है तो उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। अगला है, चुंबक के द्वारा पिनों पर आकर्षण का बल किस प्रकार के बल है, ठीक है। तो देखिए एक चुंबक यहाँ पर मान लीजिए हमने रख लिया है और एक पिन हमने यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। अब इसमें आकर्षण हो रहा है। आकर्षण का मतलब कि चुंबक जो है वो पिन को अपनी ओर खींच रहा है और यहाँ पर आकर सटा लिया। तो ये किस बल के कारण होता है बताइए? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं। तो यह चुंबकीय बल है। इस चुंबक में इतना बल है कि ये पिन को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इस बल को हम लोग चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको चुंबकीय बल कहेंगे। अगला है, आवेशित वस्तुओं के द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ सीधे संपर्क या स्पर्श के बीच लगाया जाता है, उस बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ये दो बल तो हम लोग देख लिए। घर्षण बल जो पृथ्वी की सतह पर यदि कोई काम कर रहा होता है तो उसको घर्षण बल कहते हैं, और किसी चुंबक को यदि अपनी ओर आकर्षण करके खींच रहा हो किसी वस्तु को तो चुंबकीय बल। लेकिन आवेशित वस्तु, आवेशित मतलब जो किसी को रगड़ दिए हैं और वो आवेशित है एक दूसरे से, तो वो भी किसी को बल लगा के खींचता है, तो उस बल को हम लोग कहते हैं, देखिए स्थिर विद्युत बल। क्या कहते हैं इसको? स्थिर विद्युत बल के नाम से जानते हैं। अगला है, टूटने वाला फल, टूटने वाला फल पेड़ से नीचे की ओर गिरते हैं, यह किस बल का कारण है? घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सभी कुछ सही कर रहे होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल ही इसका आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा बल है जिसमें किसी भी वस्तु को बहुत भी ऊंचाई पर यदि फेंका जाए तो वह अंत में कहाँ पर आकर के रुकता है? पृथ्वी के कारण। क्योंकि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी पर कौन सी बल कार्य करता रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिर्फ फल ही नहीं, कोई भी चीज फेंका जाएगा वो अंत में कहाँ आएगा? पृथ्वी की सतह पर ही आकर के रुकेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको हम लोग कहते हैं जब पृथ्वी से ऊपर से अपनी नीचे की ओर किसी वस्तु को बल लगा के खींचता है तो वह बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर तब फल जो होता है पेड़ से नीचे की ओर ही गिरता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगाता है तो उससे कहते हैं संपर्कित बल, असंपर्कित बल, संतुलित बल या असंतुलित बल, ठीक है। तो देखिए जब एक वस्तु है और ये दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाता है, भौतिक मतलब बाहर से जो बल लगाया जाता है उस पर, तो उससे क्या कहते हैं? तो उससे देखिए कहते हैं संपर्कित बल, क्योंकि ये एक वस्तु दूसरे वस्तु से किसमें है? कनेक्ट है, संपर्क है, इसलिए ये संपर्कित बल इस पर कार्य कर रहा होता है। जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, उससे कहते हैं संपर्कित बल, असंपर्कित बल, संतुलित बल या असंतुलित बल, ठीक है। तो जब एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल नहीं लगता है, जैसे एक वस्तु पर दूसरे वस्तु पर इसका कनेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा बल कार्य करेगा? तो इस पर होगा असंपर्कित बल। कौन सा बल कार्य करेगा? असंपर्कित बल कार्य कर रहा होता है, ठीक है। चलिए अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, 1001 बार प्रश्न आया हुआ है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए एसआई मात्रक का मतलब हो गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, यानी सिर्फ अपने राष्ट्र में ही नहीं, आप दूसरे राष्ट्र में भी जाएंगे तो वहां पर जो बल का आप मात्रक यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ वो वहां भी मिलेगा, ठीक है। तो सभी जगह, तो उसको हम लोग एसआई मात्रक कहते हैं। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। अगला है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यरत बल को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दबाव, बल, त्वरण या कोई नहीं, ठीक है। जैसे ये अगर यहाँ पर मेरा कोई वस्तु है,
इसके एकांक क्षेत्रफल, तो किसी क्षेत्रफल पर, इस एरिया पर जो बल कार्य हम करेंगे, जो बल कार्य करेगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग देखिए कहते हैं दाब। उसको क्या कहते हैं, दाब। इसी को कहेंगे दबाव। क्या कहेंगे, दबाव। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले को हम लोग दबाव कहते हैं। कि उसी क्षेत्र पर हम क्या डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, अब दबाव बराबर क्या होता है ना, दबाव बराबर होता है, देखिए बल। दबाव बराबर क्या होता है, बल, और बट्टा क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, दबाव बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। बल लगा और किसी का क्षेत्रफल पर लगा, तो ये दबाव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, दबाव का एसआई मात्रक क्या है। देखिए एसआई मात्रक जब भी आपको निकालना हो ना, तो उसका सूत्र याद रखिएगा, तो उससे निकल जाएगा। ठीक है, दबाव, तो दबाव का एसआई मात्रक, तो दबाव का सूत्र क्या होता है, बल बट्टा होता है क्षेत्रफल। ठीक है, बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है, देखिए न्यूटन होता है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यही होता है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं एक जैसा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही आंसर हुआ ना। तो ये सूत्र जब आप याद रखिएगा आप लोग ना, तो यहाँ पर जो है एसआई मात्रक बनाना आसान हो जाता है। तो दबाव बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है, किस सतह पर अधिकतम, माने सबसे अधिकतम महत्तम कहाँ होता है, समुद्र तल पर, गुरुत्वीय तल पर, चुंबकीय तल पर, या कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है, तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो समुद्र तल पर सबसे अधिकतम होता है। इसलिए आप किसी का भी देखिएगा ऊंचाई जो मापा जाता है उस समुद्र तल से लिखा हुआ रहता है। चाहे आप रेलवे स्टेशन पर भी जाएंगे तो समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तो समुद्र तल से ही सारा जगह काम किया जाता है। तो ये जो है वायुमंडलीय दबाव किस सतह पर अधिकतम होता है, समुद्र तल पर सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या कोई नहीं। ठीक है, अगर ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो घटता जाएगा। क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। 7 का संबंध किससे है, 49 से है, तो 81 का संबंध किससे होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, या 10 से होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 7 है और इसके बाद 49 है, इस तरह से क्या हुआ है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स है और यहाँ पर 81 है, तो ये 7 है, तो अगला क्या है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स, और उसके बाद 81 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 10, तो यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 था तो 7 का स्क्वायर था, यहाँ 9 का स्क्वायर पता चल गया हमको पहले, यानी इधर 9 हो गया। यदि 7 का स्क्वायर है तो 7 है, 9 का स्क्वायर है तो 9 है, यानी 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 97 83 38 79 और 19 58 में क्या संबंध है, 58 19 होगा, या 58 91 होगा, 85 91, या 91 58, क्या इसका सही आंसर होगा। आप देखिएगा 9 7 8 3, तो इसका जस्ट देखिएगा उल्टा लिखा हुआ, फिर 3 8 7 9 लिखा हुआ है ना, 3 8 7 9, इसी का जस्ट पीछे से अपोजिट से लिखा हुआ है, यानी दाएं से बाएं की ओर लिख देना है। तो अब देखिएगा 1 9 5 8 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो पहले 8 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 9 और 1, यानी 8 5 9 1 लिखेंगे। 8 5 9 1 है किसमें, सी में दिया हुआ है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 18 और 75 के जैसा संबंध है। ये देखिए 7 18 और 75 के जैसा, इन चारों में किस में संबंध है आपको बताना है, ए में है, बी में है, सी में है, या डी में है। ठीक है, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, 18 और 7 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 25, और इसमें 3 से गुना करते हैं तो होता है 75। ठीक है, यानी 18 और 7 को जोड़ लेंगे और उसके बाद 25 आया, उसको 3 से गुना करेंगे तो 75। इसी प्रकार का संबंध आपको किस में आ सकता है, आप देखिएगा, तो 24 और 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 और 10 34 और 5 39। ठीक है, लेकिन 39 को 3 से गुना करेंगे तो 90 नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखिएगा 16 और 3 कितना हो गया 19, और 19 को 3 से क्या करेंगे हम गुना करेंगे, तो ये भी 61 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अब 5 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 को 3 से गुना करेंगे तो 67, ये भी नहीं आ रहा। अगला देखेंगे 11 और यहाँ पर क्या है आपका देख लेंगे,
11 और 17, 11 और 17 को जोड़ेंगे तो 28, और 28 को 3 से गुना करेंगे तो 84 आ रहा है, 84 आ रहा है। यानी डी जो है ये पहले ही के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। 8 3 की 24 हो गया और 2 3 6 2 8 84 हो रहा है ना, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे देखेंगे ATRGBWSJ, ठीक है। तो ए के बाद क्या हो रहा है, देखिए बी हो रहा है, टी के बाद देखिएगा कितना UVW, यानी 2 अक्षर छोड़ा जा रहा है, कितना 2 अक्षर, इसमें एक भी अक्षर नहीं था, इसमें 2 अक्षर जोड़ा जा रहा है। फिर देखिएगा तो RS, इसमें एक भी नहीं छोड़ा जा रहा है। फिर देखिएगा तो G के बाद HI, तब J, 2 अक्षर इसमें जोड़ा जा रहा है, यानी एक बार एक भी नहीं, एक बार 2 अक्षर जोड़ के इसका संबंध चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा M के बाद डायरेक्ट लिखिए, M के बाद क्या होता है, M के बाद N होता है, ठीक है। तो M के बाद N होता है, तो N हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर Q है, ठीक है, Q के बाद 2 छोड़ेगा तो RS, उसके बाद क्या आता है T, तो T आएगा यहाँ पर। फिर S के बाद, S के आगे क्या होगा, ST होता है, ठीक है, तो T हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा J के 2 गो अक्षर छोड़िए, J के बाद तो KL क्या आएगा, M, क्या आएगा M, ठीक है, M। तो NTTM आया, NTTM किस में है, C में है, तो C ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 का 144 होगा, 12 का 144 होता है, तो 15 का क्या होगा आपको बताना है, तो ठीक है। 200 होगा, 221 होगा, 225 या 201। तो देखिए 12 है तो 144 क्या है, 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी तरह से 15 है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसका राइट आंसर 225 हो जाएगा। अगला है कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, कुर्सी का जो संबंध किससे है, लकड़ी से है, कंबल का वही संबंध है, ठीक है। कुर्सी जो है वो लकड़ी की बनाई जाती है, तो कंबल किसका बनाया जाता है, प्लास्टिक का, कागज का, बिस्तर का या ऊन का। तो कंबल जो है वो ऊन का बनाया जाता है, किसका बनाया जाता है, ऊन का बनाया जाता है। अगला है गेंदा का फूल से वही संबंध है, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो गेहूं का, ठीक है। तो गेंदा किस श्रेणी में आता है, फूल की श्रेणी में आता है। तो गेहूं किस श्रेणी में आएगा, दाल की श्रेणी में, मसाला की श्रेणी में, तेल की श्रेणी में या अनाज की श्रेणी में। तो गेहूं क्या है, अनाज है, ये क्या चीज़ है, अनाज है, तो गेहूं अनाज की श्रेणी में आएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। गर्म का संबंध ठंडा से ठीक उसी तरह से जिस प्रकार भारी का संबंध है, ठीक है। तो गर्म का उल्टा क्या होता है, देखिए यहाँ पर ठंडा दिया हुआ है, तो उसी तरह भारी का संबंध किससे है, हरा से, छोटा से, बड़ा से या हल्का से, ठीक है। तो भारी का अपोजिट क्या होता है, हल्का, तो भारी का संबंध किससे होगा, हल्का से होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कलम लिखना, चाकू क्या करेगा बताइए, कलम लिखना यानी कलम का संबंध लिखने से होता है, चाकू का संबंध किससे होगा, काटना, गोली मारना, सब्जी या रक्त। तो यहाँ पर कलम का संबंध लिखने से है, तो चाकू का संबंध काटने से होता है, किससे होता है, चाकू से काटा जाता है। होली का संबंध रंग से है, होली का संबंध रंग से है, तो आगे यहाँ पर चिन्ह छोड़ा हुआ है कि दोनों में क्या होगा। मुहर्रम का संबंध हिंदू से है, हेमिस का संबंध लोक से है, दीपावली का संबंध प्रकाश से है या कोई नहीं, ठीक है। तो जिस प्रकार होली रंगों का त्यौहार है, उसी तरह से दीपावली जो है वो प्रकाश का त्यौहार है, किसका है, प्रकाश का त्यौहार है। अगला है लकड़ी, बढ़ई, लोहा क्या होगा, लकड़ी, बढ़ई, लोहा है, आगे क्या भराएगा। तो बढ़ई किसका काम करता है, लोहा का, या लकड़ी का काम कौन करता है, बढ़ई काम करता है। तो लोहा का काम कौन करता है, आपको यहाँ पर भरना है, किसान, दर्जी, लोहार या सोनार। तो लोहा का काम कौन करता है, लोहार करता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है मधुमक्खी भिनभिनाना, मधुमक्खी भिनभिनाना, तो सांप क्या होगा, जिस प्रकार मधुमक्खी क्या होती है, भिनभिनाती है, तो सांप क्या करता है, फुफकारना, हुट, दहाड़ना या बात करना। तो सांप क्या करता है, फुफकारता है, क्या करता है, फुफकारता है, तो सांप का काम फुफकारना होता है। अगला है शेर दहाड़ना, शेर दहाड़ना, तो हाथी क्या होगा, भौंकना, मिमियाना, घुरघुराना या चिघाड़ना। तो देखिए शेर जिस प्रकार से दहाड़ता है, उसी प्रकार से हाथी जो है चिघाड़ता है, यानी चिघाड़ना होगा, क्या होगा, चिघाड़ना हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्जी कपड़ा, तो मैकेनिक क्या होगा, यानी दर्जी कपड़ा, यानी कपड़ा का काम कौन करता है, दर्जी, या दर्जी किसका काम करता है, कपड़ा का, तो मैकेनिक किसका काम करता है, लकड़ी का, जड़ी बूटी का, मशीन का या कोई, ठीक है। तो मैकेनिक देखिए मशीन का काम करता है, किसका काम करता है,